वेलकम बैक दोस्त। आज आपके लिए जो हम क्लास लाए हैं एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBA क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप देख लीजिए जो ये क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में एकदम पक्का 100% हम बता सकते हैं कि इन क्वेश्चन को अगर आप पूरा याद करिए तो ज़रूर आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन को आप पहले अच्छी तरह से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया है। इसमें पूछ रहा है इस वाक्य में पहनावे, यानी इसको जो पहनावे लिखा है पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा और सी भाववाचक संज्ञा, डी दिया है समूहवाचक संज्ञा। तो आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर होगा, तो आप याद कर लीजिए। हम अभी आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा सी जो है भाववाचक संज्ञा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आप चला जाऊंगा, यानी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ये वाला है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, यानी जो आप है आप कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको इन्हीं चारों में से कोई आंसर एक होगा, आप गेस कीजिए। देखिए इसका आंसर होगा बी निजवाचक सर्वनाम, यानी आप जो है वो है निजवाचक सर्वनाम है। अब क्वेश्चन 3 देखिए। अब क्वेश्चन 3 देखिए, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, यानी जो प्रविशेषण शब्द है इसकी आप अगर परिभाषा याद कर ले तो आप बता सकते हैं इनमें से, इन चारों में से आपका कौन सा आंसर होगा। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। ऑप्शन है ए संज्ञा की, यानी प्रविशेषण जो शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, कि सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, कि विशेषण की विशेषता बतलाता है, कि क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो दोस्त इसका आंसर होगा सी, यानी विशेषण की जो विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। यानी बोल रहा है मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, यानी ये जो आपका है वाक्य, इस वाक्य में से जो है ये किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन दे रखा है करण कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और डी कर्म कारक। तो दोस्त इसका आंसर होगा ए करण कारक, ये आपका करेक्ट आंसर है करण कारक, यानी मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, तो से जो है वो करण कारक है, करण कारक की विभक्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हिंदी में पढ़ाया गया होगा भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। भूतकाल आपका यहाँ होगा डी, यानी भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 दोस्त, क्वेश्चन 6 में है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है, यानी व्यायाम जो लिखा है इसका संधि विच्छेद हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यायाम का संधि विच्छेद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैट्रिक क्लास के एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो व्या जोड़ आयाम होगा कि ऑप्शन बी जोड़ आयाम होगा, ऑप्शन सी व्या जोड़ आयाम होगा, या डी व्या जोड़ याम होगा। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये होगा बी जोड़ आयाम को मिलकर व्यायाम बनाते हैं, यानी व्यायाम का जो संधि विच्छेद करेंगे तो बी जोड़ आयाम बनेगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 है, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि संधि विच्छेद जो है वो एकदम कन्फर्म है कि पूछता है मैट्रिक क्लास के एग्जाम्स में, बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। तो अब जो संधि विच्छेद है पक्का याद करके जाए, यानी नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। नी जोड़ रौ, ऑप्शन बी में है नी जोड़ रौ, ऑप्शन सी में है नी जोड़ रौ, ऑप्शन डी में है नी जोड़ रौ। सेम थोड़ा सा यहाँ पर है, सेम सेम समझिए, इस तरफ इसमें है, इसमें इस तरफ से है, 9 में ये किया हुआ। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी,
ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नीरव का संधि विच्छेद निजोड़ रौ, निजोड़ रौ बराबर नीरव होगा। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। आजन्म में कौन सा समास है? समास आप अगर पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया है आजन्म जो है वो समास के लिए पूछ रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है। तो ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी दिग्गु समास, डी द्वंद्व समास। तो दोस्त इसका आंसर होगा ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आजन्म जो है अव्ययीभाव समास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जन्म मरण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन इसका दिया है द्वंद्व, बी दिग्गु, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इन चारों में आपको बताना है कि आंसर इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ये द्वंद्व समास, यानी जन्म मरण में द्वंद्व समास है। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन है निस्तेज, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन ए है नी, क्वेश्चन बी है निस, क्वेश्चन सी है निस, ये आधा स है, हलंत जिसमें लग गया इसका मतलब आधा स है, और ए डी नी है। तो दोस्त इसका आंसर करेक्ट हो गया ए, करेक्ट आंसर होगा यही। निस जो है वो निस्तेज का उपसर्ग है, यानी निस से निस्तेज बनता है, यही इसका उपसर्ग है। तो देखिए क्वेश्चन 11 दोस्त। अब क्वेश्चन 11 है 11 बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? यानी जो बुढ़ापा है, क्वेश्चन को आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे तरह से समझिएगा एग्जाम्स में, फिर आप बनाने की कोशिश करिएगा, वरना मिस्टेक कीजिएगा गलत होगा, नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो समझिए बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन है बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है पा, ऑप्शन बी अपा, ऑप्शन सी आपा, ऑप्शन डी अप। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पा, यानी बुढ़ापा में उपसर्ग जो है वो पा है। अब क्वेश्चन 12 देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी जो निम्नलिखित शब्द है, यानी ये जो शब्द दिया है, बी में जो उच्छ्वास दिया है, सी में उच्छ्वास दिया है, डी में उच्छ्वास दिया है, तो इन चारों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? यानी कोई एक शब्द शुद्ध होगा और सारे शब्द गलत लिखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उच्छ्वास। यानी जो उच्छ्वास है वो इसी तरह लिखा जाता है, ये तीनों आपका गलत है और ये करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी इसमें भी 12 की तरह है, ये जो 4 दिए हैं 4 ऑप्शन, इनमें कोई एक सही होगा और चारों के में 3 गलत होगा। तो इसका देखिए कौन सा गलत होगा। तो 13 का जो चरमोत्कर्ष है, यानी चरमोत्कर्ष एकदम ऐसे लिखाता है, आप याद कर लीजिए या तो दिमाग में आप बैठा लीजिए। और एक गलत है, एक गलत है, ये भी गलत है। जो चरमोत्कर्ष है वो शुद्ध है। क्या बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो जो ए है ये चरमोत्कर्ष लिखा है, ये शुद्ध है और ये तीनों अशुद्ध है यानी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए दिया है यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बी ऑप्शन में लिखा है बच्चा का क्या समाचार है, सी में लिखा है फूलों की एक माला ला दीजिए, डी में लिखा है लता दो चिट्ठी लिखी। तो दोस्त इसका आंसर सी होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट शुद्ध वाक्य है, शब्द है और सब गलत है, ये तीनों, ये भी गलत 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 है। अब क्वेश्चन 15 देखिए दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी ये मेन है। एक मुहावरा दिया है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में ये दिया है प्रतिभावान, बी बुद्धिमान, सी बुद्धि का उपयोग करना, डी बुद्धि भ्रष्ट होना। यानी अक्ल पर पत्थर पड़ने का इसका सही आंसर होगा डी बुद्धि भ्रष्ट होना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो इसे मुहावरा के रूप में बोलते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब क्वेश्चन 16 देखिए आधुनिक सभ्य समाज
श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज है जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कि बी, भाईचारे के लिए मानता है, कि डी, रूढ़िवादिता के लिए, कि डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेक्ट होगा कार्य कुशलता के लिए। यानी आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अब क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यानी ये सब जो है ये बाबा साहब का भाषण है। ये लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, यानी जो बाबा साहब कोई भाषण दिए हैं उसी पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिखा गया है। तो बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यहाँ है ऑप्शन ए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी है हु आर शूद्राज। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये जो आपका है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 17 का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, ए, सेन साहब के धर्म पत्नी, बी, गिरधर, सी, सेन साहब, डी, सोफर। यानी पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी जो कहानी है उसमें ये जो वाक्य बोला गया है, इतना वाक्य कौन बोला है? सेन साहब की धर्मपत्नी बोली है, कि गिरधर बोले हैं, कि सेन साहब बोले हैं, कि सोफर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी। सेन साहब जो है यही बोले हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर टिक लगाइएगा, सही आप फेल कीजिएगा तो आपको नंबर जरूर मिलेगा बिहार बोर्ड में। तो देखिए अब क्वेश्चन 19, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो ये है विधि शास्त्र, बी है नीति कथा, सी है भाषा विज्ञान, डी है दैवत विज्ञान। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नीति कथा। यानी नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है। अब क्वेश्चन 20, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अस्त्रों के संचय को, बी अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, डी उपयुक्त सभी को। यानी सहजात वृत्तियां अस्त्रों के संचय को बोलते हैं, कि अनजान स्मृतियों को बोलते हैं, कि स्व के बंधन को बोलते हैं, कि सभी को बोलते हैं। उपयुक्त सभी का मतलब तीनों जो ऑप्शन में दिया है तीनों को बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी स्व के बंधन को सहजात वृत्तियां कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? यानी क्वेश्चन समझिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हैं जो हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से मिले हैं, कि पश्चिमी भारत से मिले हैं, कि दक्षिणी भारत से मिले हैं, कि उत्तरी भारत से मिले हैं? ये हमें लगता है कि ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MVBI क्वेश्चन है। आप इसे याद कर लीजिए जरूर दोस्त। इसका आंसर सी होगा, दक्षिणी भारत। यानी नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। अब क्वेश्चन 22, बेतमा दानपत्र किस समय का है? यानी पूछ रहा है जो बेतमा दानपत्र है वो किस समय का है? तो सन 1020 ईस्वी, कि बी है 1021 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1022 ईस्वी, डी है 1023 ईस्वी। तो दोस्त इसका आंसर होगा 1020 ईस्वी। ये जो है यानी 1020 ईस्वी में बेतमा दानपत्र है। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी के समय का है। अब क्वेश्चन 23, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? यानी बहादुर जो है लेखक का मतलब जो कहानी को लिखे हैं वो लेखक हैं। तो लेखक के घर से बहादुर उनका नौकर होता है, आपने पढ़ा है तो पता ही होगा। तो बहादुर क्यों चला गया आखिर लेखक के घर से? ऑप्शन में दिया है
उसको यानी बहादुर को दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, कि माँ की याद आने के कारण, कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, कि डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर जो है लेखक को घर छोड़कर चला गया था। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 24, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन दिया है सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। यानी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान सामंतवादी व्यवस्था में संभव है, कि पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है, कि समाजवादी व्यवस्था में संभव है, कि उपयुक्त सभी में, यानी तीनों व्यवस्था में संभव है। तो देखिए दोस्त इसका हम आपको बता दे रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था है, इसी में संभव है। यानी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अब क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन दिया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? यानी जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं इनका जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ? ए ऑप्शन है 4 फरवरी 1938 में, कि बी 4 फरवरी 1937 में, कि सी 4 फरवरी 1936 में, कि डी 4 फरवरी 1935 में। तो दोस्त हम आपके लिए बता दे रहे हैं कि इसका आंसर होगा ए, यानी जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी का जन्म लिया है। यानी इनका डेट ऑफ बर्थ DOB है ए वाला, यानी 4 फरवरी 1938 ईस्वी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ल मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? यानी ये जो है ल मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? अभी आपको हम बताते हैं, ए वाला होगा, कि ये वाला होगा, कि ये होगा, कि ये होगा। तो बताइए इसका आंसर होगा 26 का आंसर बी होगा, पिकासो। पिकासो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा, एकदम सही है। अब देखिए 27 क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? यानी जो ला शत्रुज है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ये ऑप्शन है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, कि बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, कि डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो दोस्त इसका आंसर होगा डी, जो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक है वही है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। अब क्वेश्चन 28, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? यानी जो मछली कहानी है आपको किताब में दिया हुआ है उसमें किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार का, कि निम्न वर्गीय परिवार का, कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, कि डी मध्य वर्गीय परिवार का। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, यानी मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? यानी जो बिस्मिल्लाह खां है इनके साथ जो मुस्लिम लोग हैं कौन सा पर्व मनाते हैं? यानी पर्व का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, ईद का, कि बकरीद का, कि शब बारात, कि मुहर्रम। तो दोस्त इसका आंसर होगा डी, जो मुहर्रम है यही ऐसा पर्व है जो बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। अब देखिए 30 क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? यानी जो महात्मा गांधी है उनके अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा है, कि यांत्रिक शिक्षा है, कि अहिंसक प्रतिरोध है, कि साक्षरता है? तो दोस्त इसका आंसर होगा ए, यानी जो महात्मा गांधी बोलते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा है वही उद्धत और बढ़िया शिक्षा है। अब दोस्त एंड हो गया। अब अगले क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो ऐसा ही जो मोस्ट वीडियो एकदम आए तो आपको सबसे पहले मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तभी आपको वीडियो पहले मिल पाएगी। दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका अगला वीडियो आने वाला है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में आने वाला है, तो देखना ना भूलें और तभी आपको पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।